नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कभी भी हो सकता है और इसके लिए हमें साइंस की बहुत ज़रूरत होती है। हमें पता है इसमें साइंस का वेटेज बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से आपके लिए मैं साइंस की क्लास लेके आया हूं और इस साइंस की क्लास आपको रोजाना शाम को 5 बजे मिलती है। आप यहां पे मेरे साथ में शाम को 5 बजे मेरे साथ में साइंस की क्लासेस देख सकते हैं। आज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं आज प्रैक्टिस नंबर 5 कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कि मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करा चुका हूँ, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो उन क्लासेस को भी आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट भी हमने निकाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी आप हमारे साथ में इसी क्लासेस में देख सकते हैं। और ये क्लास आपको रोजाना शाम को 5 बजे मिलती रहेगी। ये सोमवार से शनिवार तक ये क्लास चलने वाली है। बाकी आपको लिए यहाँ पे हम धमाका करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हो तो बाई एससी ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। और इस बाई एससी ऐप में सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बैचेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई यहाँ जो बैच मिलने वाले हैं, इसकी खास बात यह है कि आपको यहाँ पे सस्ते और बहुत अच्छे बैच मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ में यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में आपको यहाँ पे चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर आप नोट्स की बात करते हैं तो यहाँ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपने वो नोट्स भी आपने अच्छे से पढ़ लिए तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं उन चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे। आज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूपीएसआई चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी का कोर्स हो, चाहे वो आपकी साइंस की क्लासेस हो या फिर एसएससी जीडी हो, सारे बैचेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए में। तो आप अगर 99 रुपए में कोर्स चाहते हैं तो आपको बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है बाई एससी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन उठाना है। फोन उठाने के बाद में प्ले स्टोर से साइंस के लिए या फिर आप किसी भी कोर्सेज के लिए बाई एससी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, बाई एससी ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे आपको फ्री कोर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पेड कोर्सेज भी बहुत सस्ते बैच आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और यहाँ पे फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हम कितना आगे जा सकते हैं, हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने यही खरीदा है तो आप खरीद सकते हैं, आपको फ्री भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि हम लोग अब यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस में मेरे साथ जरूर जुड़िएगा और आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक भी जरूरी होता है, आपके कमेंट भी जरूरी होते हैं, आपके आंसर भी जरूरी होते हैं, जिससे क्यूरियोसिटी जागेगी और आप यहां पे कोशिश करेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूं और लास्ट में आपको खुद पता चलेगा कि मेरा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, मैंने कितना सीखा है और मुझे कितना आता था और कैसी लैंग्वेज जहां पे रखी जाती है एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है और इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं कितना उसमें कर सकता हूं और कितना नहीं कर सकता हूं। ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। और जो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, जान, स्माइल गर्ल, यूपी प्लस, जो जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। और एक बात याद रखिएगा, जुड़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही जुड़ेंगे सबसे पहले शेयर करना है। जो साथी पढ़ना चाहते हैं, जो साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें साइंस समझ में नहीं आता है, जो साइंस समझना है, वो मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन प्रक्रिया है। जब आप यहां पे उभय विस्थापन की बात करते हैं तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए थी कि हम यहां उभय की बात करते हैं, इसका मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। आप अगर इंग्लिश को समझ रहे हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी दो एलिमेंट अगर रिप्लेस हो जाएं, यहां पे आयन का एक्सचेंज हो जाए, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अगर आप यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि ए पॉजिटिव होता है, यानी आयन का एक्सचेंज होना है, तो हमारे पास में आयन प्लस और माइनस में होंगे। इसके अलावा दूसरा एलिमेंट भी होगा जिसके पास में प्लस और माइनस के होंगे। इस प्रकार से जब मैं इस रिएक्शन को करने की कोशिश करूंगा तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा, तो यहां पे हो जाएगा ए पॉजिटिव डी नेगेटिव,
और इसका नेगेटिव, इसका जो है पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा, तो ये बन जाएगा आपका C पॉजिटिव B नेगेटिव। इस प्रकार से जो रिएक्शन होती है इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जब हम यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो मैंने दो एलिमेंट थे, दोनों के प्लस और माइनस जो आयन थे उनका एक्सचेंज हो गया। अब इनमें से ऐसा कौन है? तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है पीबी को देखेंगे। पीबी की अपक्रिया कराई है कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 से। जैसे ही इसकी अपक्रिया कराई तो आप खुद देखेंगे इसके पास तो केवल एक एलिमेंट है, इसके पास एक एलिमेंट है। तो अगर एक एलिमेंट ही है तो यहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं अगले की। तो अगला यहां पे क्या कहता है? अगला यहां पे कहता है Na2SO4। तो हम यहां पे देखेंगे हमारे पास था Na2 और SO4। Na हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, SO4 यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। जब हम यहाँ पे BaCl2 से अपक्रिया कराते हैं तो BaCl2 से अपक्रिया कराने पर आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेरियम जो है ना प्लस है, ये SO4 को अपनी ओर खींच लेगा, तो ये हो जाएगा BaSO4। और इसके साथ ये वाला जो Na2 है इसके Cl2 को अपनी ओर खींच लेगा, तो ये हो जाएगा Na2Cl2। तो इस प्रकार से हमारी जो अपक्रिया, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 2NaCl। तो इस प्रकार से हमारी अपक्रिया जो बनती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी बनी? यानी सेकंड बनी। अब इस तीसरे वाले की बात करेंगे। क्या यहां पे आपको दो एलिमेंट दिख रहे हैं? यहां पे आयन का एक्सचेंज हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना रही है, तो आप यहां पे कंबाइंड कर रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब हम यहां पे CH4 की अपक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो भाई ऑक्सीजन से अपक्रिया कराएंगे तो दहन हो जाएगा, ये जलने लग जाएगा, और जलने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जल देगा। इसके लिए ये दहन अवक्रिया है। हमारे पास केवल सेकंड था जो इसमें कौन सा रिएक्शन है, जो यहां बताता है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है यहां पे कि रजत, जिसे हम सिल्वर कहते हैं, जिसे हम चांदी कहते हैं, चांदी को खुली हवा में रखने पर इसकी सतह काली पड़ जाती है। आप देखते हैं चांदी लेके आते हैं, चांदी आभूषण लेके आते हैं, लेकिन ना कुछ टाइम बाद ना वो काले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि चांदी पुरानी होने पर काली हो जाती है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहां पे हमें पता होना चाहिए कि ये किसकी वजह से होता है। क्या ये हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर H2S, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? यहां पर किसकी वजह से होता है? तो आप यहां पे कहेंगे सर हमने मोस्टली सुना है कि जो जंग लगती है ना वो तो ऑक्सीजन की वजह से लगती है। हाँ जी, लेकिन इस पे जंग नहीं लग रही है। इस पे क्या हो रहा है? इस पे हमारे पास में सल्फाइड आ रहा है, और सल्फाइड ही क्या क्या करता है? काला रंग बना देता है। तो बताओ इनमें से कौन सल्फाइड है? क्योंकि वायुमंडल में, हवा में कौन मौजूद होता है? तो आप कहेंगे सर हवा में ना हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना सिल्वर के साथ में क्रिया करके क्या बना लेता है? तो आप कहेंगे कि ये जो बनाता है ये आपका सिल्वर सल्फाइड बना देता है। तो H2S से क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिससे इसका जो कलर है ना काला दिखाई देने लगता है। यानी सल्फाइड की वजह से काला रंग दिखाई देता है, ऑक्साइड की वजह से तो लाल रंग हो जाता है लोहे का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो कितनों ने आंसर दिया है? यूपी पुलिस का आंसर आ चुका है सी, यहां पे जान का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग यहां पे सी आंसर दे रहे हैं वो बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चांदी का रंग जो काला होता है उसके लिए सल्फाइड यहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि ऑक्सीजन। लेकिन अगर लोहे में जंग लगती है तो उसके लिए यहां पे ऑक्सीजन जो होता है वो यहां पे क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से उसका रंग लाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपको पता है कि रदरफोर्ड थे, बिल्कुल थे। रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रयोग किया था, ठीक है, किया होगा। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है।
इसकी किससे संबंधित खोज है, यानी रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था ये किससे संबंधित है ये पता करना है। आपने देखा है कि जहां पे रदरफोर्ड के द्वारा एक यहाँ पे डिफ्लेक्शन स्क्रीन लगाई जाती है और यहां से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा कण छोड़े जाते हैं, अल्फा रेस छोड़ी जाती हैं। छोड़ा, क्यों छोड़ा है सर, ये भी तो पता चल जाए। ये इसलिए छोड़ा कि कुछ सीधे जाने पर, यानी यहां से रेस छोड़ते हैं तो कुछ किरणें तो सीधे निकल जाती हैं, कुछ किरणें जो हैं वो सीधे निकल जाती हैं, लेकिन अधिकांश भाग से सीधे निकलने के बाद ना बीच में कुछ ऐसा पार्ट था। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये ना गोल्ड की प्लेट है, मान लीजिए ये प्लेट जो है वो किसकी है, ये गोल्ड की प्लेट है। अब इस गोल्ड की प्लेट की अगर मैं बात करूंगा तो आप यहां पे देखेंगे कि जब हम यहां से देख रहे हैं कि एक जो अल्फा कण है या अल्फा रेज हैं वो यहां से आती हैं, कुछ सीधे निकल जाती हैं, कुछ ऐसा था जो रिफ्लेक्ट हो चुकी थी। तो यहां से एक बीच वाला जो पार्ट था, ये जो पार्ट था यहां पे क्या हुआ था है, यहां से किरणें ना वापस लौट आती हैं, टकराकर वापस लौट आ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पे ऐसा कोई सघन पार्ट है जो उसको जाने नहीं दे रहा है, ऐसा छोटा सघन पार्ट है जो यहां पे क्या कर रहा है, किरणों को भेद नहीं पा रहा है या पन्नी को भेद नहीं पा रहा है। तो हमने क्या बोला कि ये जो बीच वाला पार्ट है ना सर, इसे ना हम ऐसा करते हैं, इसे कुछ बोल देते हैं, यानी इन चारों में से इस बीच वाले पार्ट को हमने कुछ बोल दिया और इसी को क्या बोला है, इसी को बोला नाभिक। क्योंकि न्यूक्लियस के पास में ऐसा ठोस पदार्थ होता है जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे कि ये जो है धन आवेशित होता है और धन आवेशित होने की वजह से यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा कि रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी, नाभिक की खोज की गई थी। किस पे की गई थी, गोल्ड फॉइल पे की गई थी। कौन सा प्रयोग था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था। और यहां पे क्या हुआ था, कुछ किरणें सीधी निकल गई थी लेकिन कुछ किरणें जो टकराकर वापस आई थी उससे पता चल गया था कि इसके बीच में कुछ ऐसा है जो इसे विक्षेपित कर दे रहा है, इसके बीच में ऐसा कोई सघन पार्ट है जो इसे विक्षेपित कर रहा है। और वो कौन सा था, वो था नाभिक। इसलिए अजीत का आंसर आ चुका है, अजीत ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। कहां है बी, कहां भाई, नाविक की खोज होती है, परमाणु में नाविक की खोज से संबंधित है ये। ठीक है, अब आप यहां पे देखेंगे, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलो कोई, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या कहता है, गंधक के 16 ग्राम अणुओं की संख्या की गणना करें। आप जानते हैं गंधक को, तो आप जानते ही होंगे भाई, आप दिवाली पे कभी कभी पटाखे की तरह इसको यूज कर लेते हैं, वो होता है गंधक। आप यहाँ पे कह रहे हैं गंधक के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या की गणना करें। सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसे करेंगे कैसे, यहाँ पे अणुओं की संख्या निकालेंगे कैसे। तो भाई कभी भी याद रखना, मुझे ना अणु का पता करना है, मुझे मॉलिक्यूल्स का पता करना है ना, तो सर मुझे कुछ पता होना चाहिए। हाँ जी, यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए, वो है आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर मुझे ये पता है तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ निकाल दूंगा। तो हमारे पास में 16 ग्राम में कितने आपके और अणु पाए जाते हैं ये पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि इसका यानी सल्फर का, यानी गंधक का, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है। सर एटॉमिक मास जो है वो इसका कितना होता है, तो आप कहेंगे सर सल्फर का जो एटॉमिक मास है ना वो तो 32 होता है। कितना होता है सर, वो तो 32 होता है। लेकिन क्यों पता कराया भाई, अभी निकालेंगे, रुक जाओ। अब हमें एटॉमिक मास पता चल गया तो हम पता करेंगे कि इसमें मोल की संख्या कितनी है। और मोल की संख्या कितनी है, इसमें 8 थी, यानी हमारे पास अणु कितने थे, 32 हैं, और यहाँ पे मैंने 8 सल्फर लिए हैं, इसलिए हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। यानी 1 ग्राम में या 1 मोल में 256 ग्राम यहाँ पे सल्फर मिलता है, मोल मिलते हैं। अब क्या करना है सर, मुझे मोल की संख्या भी तो पता करनी पड़ेगी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, अणुओं की संख्या पूछी है। तो मोल की संख्या बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, उसको पता कर लेंगे। सर क्या होता है, तो हमें पता है एक होता है दिया गया द्रव्यमान, एक क्या होता है,
इसे कहते हैं दिया गया द्रव्यमान, और अपॉन में होता है मोल का द्रव्यमान, यानी जिसका हमें निकालना है वो हमें मास पता होता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इन चीजों को बस लगा देंगे। आप देखेंगे दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो हमें कितना दिया था, कितना दिया है भैया, 16 ग्राम दिया है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब एक मोल में कितना है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास ना 256 ग्राम है। अब आपका आंसर क्या होगा, यहां से निकल के आ जाएगा 0.0625 मोल। क्या सर आंसर निकल आया भाई? नहीं, अभी तो हमने ना मोलों की संख्या निकाली है, अभी हमें अणुओं की संख्या निकालनी है। तो अणुओं की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर अणुओं की संख्या के लिए भी फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, जहां पे मुझे आवोगाद्रो संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा सर? मोल से करना पड़ेगा। तो मोल गुणा आवोगाद्रो संख्या। अब कहेंगे सर मुझे ना तो मुझे बस मोल ही तो पता है, आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? तो मोल मेरे पास कितना है, आपने कहा सर ये वाला मोल निकाल लिया हमने 0.0625। आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है भाई, नोट कर लेना, 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 ये होती है आपकी आवोगाद्रो संख्या। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, तब कहेंगे सर ये निकल के आया 3.76 इंटू 10⁻12। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने इसको समझा हो तो आप आंसर बता सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, सही बात है। यानी अणु निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आवोगाद्रो संख्या। लेकिन मुझे क्या दिया गया है यहाँ पे ना, यहाँ मुझे 16 ग्राम एक द्रव्यमान दिया गया है, किसका? सल्फर का। अब कितने मोल हैं इसके अंदर ये पता करना है। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मुझे एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सर पता है कितना होता है, 32 होता है। मोलर मास निकालेंगे तो क्या निकलेगा भैया, 32 संख्या हमें पता है, ये एक की है, तो 8 की कितनी होगी, 256 ग्राम होगी। इससे मैंने मोल की संख्या निकाली, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 16 ग्राम का द्रव्यमान था, और यहाँ पे 8 मोल में कितने ग्राम है, 256 है। तो इससे हमारा एक निकल आया क्या, मोल की संख्या। अब अणुओं की संख्या के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, इससे मैं इसको सॉल्व कर लूंगा और यहाँ पे आंसर निकल आएगा। इस तरीके से हमारा ये ऐसे क्वेश्चन हो पाते हैं। जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चीजें अगर आपने पढ़ी हैं तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कहता हूं सारी चीजें सीखनी है तो आपको बाईएससी ऐप डाउनलोड करनी होंगी। आपको ये सारी चीजें समझनी है तो आपको बाईएससी ऐप डाउनलोड करनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वही हथौड़ा दिख रहा है। अब हथौड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है, 500 ग्राम का हथौड़ा है। कहता है 500 ग्राम का हथौड़ा है, 50 मीटर पर सेकंड की गति से कील पर वार करता है। भाई क्या कर रहा है ये ना हथौड़ा है ना, आपने कील ठोंकी होगी ना, कभी किसी के दिमाग में, कभी किसी की दीवार पे, कभी कुछ ना, तो यहाँ पे कील तो ठोंकी होगी। तो कील ठोंकने के लिए आप क्या करते हैं, छोटी सी कील है लेकिन वहां पे हथौड़ा तेजी से लेके आते हैं। तो जब तेजी से चलती चीज अचानक बहुत छोटे डिस्टेंस पर रुक जाए, अब वो रुकेगी तो बहुत छोटे डिस्टेंस पर रुक जाए, तो उस पर कितना बड़ा फोर्स लगेगा, उस पर कितना बड़ा झटका लगेगा, एनर्जी कहाँ जाती है, एनर्जी कहाँ से आती है, ये सारी चीजें हमें पता करनी है। अब बात क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास में मास दे रखा है। सर बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है, ठीक है ठीक है। और अगर मैं इसे ना मैं चेंज कर लूं, किसमें, मैंने किलोग्राम में चेंज कर ले रहा हूं। चलो क्यों किया, चलो वो देखेंगे हमने आगे, जरूरत है। 50 मीटर पर सेकंड की गति, यानी हथौड़े को मारने के लिए ना 50 मीटर पर सेकंड की गति दे रहा हूं। अब आप कहेंगे सर 50 मीटर पर सेकंड की गति से वार करता है, अगर वो वार कर रहा है ना 50 मीटर पर सेकंड से, आगे जाके रुक रहा है ना, भाई चल के आया और आगे जाके रुक गया, इसका मतलब सर प्रारंभिक वेग 50 मीटर पर सेकंड है, लेकिन रुका है बाद में जाके तो वो अंतिम वेग है, और रुक गया है तो वो वेग कितना होगा, वो 0 होगा, इसलिए यहां पे 0 मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप कहेंगे और क्या दे रखा है, कील हथौड़े को 0.01 सेकंड में रोकता है, तो टाइम भी मुझे दे रखा है 0.01 सेकंड। मैंने सारी चीजें लिख ली जो मुझे यहां पे दे रखी थी। हथौड़े पर बल कितना लगाया जाएगा, अजीत बता रहे हैं, अच्छा हाजीपुर से हैं अतीक, बहुत ही सही भाई।
हाजीपुर से जुड़ चुके हो भाई, शेयर भी कर दिया करो, अपने साथी जोड़ा करो, कोशिश किया करो। अब मैंने यहाँ पे बोला है कि सेकंड हो गया, मास हो गया, अंतिम वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेलोसिटी होगी। इसका मतलब मैं फोर्स की वैल्यू का यूज कर लूंगा। और फोर्स बराबर क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि फोर्स होता है संवेग में परिवर्तन। क्या होता है, संवेग में परिवर्तन बटे समय, ये होता है फोर्स, संवेग में परिवर्तन। और संवेग में परिवर्तन क्या होता है सर, कि वहां पे हम v माइनस का u यानी अंतिम से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे और अपॉन आएगा टाइम। अब आप यहां पे क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन होता है, इसके साथ में यहां पे मास, सर इसका मास भी तो होगा, संवेग मतलब होता है m इंटू बी, m इंटू बी, तो मास इंटू वेग कितना है वो मैंने यहां पे लगा दिया। अब F की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब F यहां से निकल के आएगा क्या, मास कितना है भाई 0.5, कितना है 0.5, और यहाँ पे अंतिम वेलोसिटी कितनी है 0, और बाहर बाद की वेलोसिटी कितनी है 50, और हमारे पास टाइम कितना है 0.01, ये मेरे पास में टाइम है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा 0.01। ये माइनस क्यों आया है सर, माइनस किस लिए आया है भाई, फोर्स कहाँ लग रहा है, अपोजिट साइड में लग रहा है, मोशन कहाँ हो रहा है, अपोजिट साइड में होगा, तो फोर्स अपोजिट होगा मोशन के, इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 2500 न्यूटन। और अपोजिट साइड में लग रहा है तो हम यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आंसर पे फोकस करेंगे, तो 2500 न्यूटन आया है। और यहाँ पे 25,000 नहीं है, 2500 न्यूटन है यूपी पुलिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 6। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 40 किलोग्राम का एक लड़का है, यानी हमें पहले ही पता चल गया है कि इसका मास दे रखा है कितना 40 किलोग्राम। चलो एक चीज पता चली, 50 पायदान के सोपान पर दौड़ता है, यानी क्या कर रहा है, ये सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, यानी इसके पास में कितने स्टेप हैं, तो आप कहेंगे सर इसके पास में ना 50 स्टेप हैं, और यहाँ पे प्रत्येक पायदान की ऊंचाई दे रखी है, तो इसका मतलब है प्रत्येक पायदान की ऊंचाई का मतलब इसने प्रत्येक स्टेप की ऊंचाई दे रखी है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दे रखी है, कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर हमारे पास में 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, कितनी है 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। अब मैं से एमकेएस पद्धति के अनुसार देखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 0.1, कितना हो जाएगा 0.10 मीटर, यानी मीटर में चेंज कर लिया। सर स्टेप कितने हैं, वो तो 50 हैं, तो मैं टोटल हाइट नहीं निकाल सकता, यहां से मैं टोटल हाइट निकाल लूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 का मल्टीप्लाई 0.10 से, और यहां पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 मीटर की मेरे पास में हाइट हो चुकी है। मैंने सवाल अभी पढ़ा ही नहीं है और मैंने ना कम से कम आधा सॉल्व कर दिया। सर कैसे सॉल्व कर दिया, क्योंकि मुझे चीजें दी थी और मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, क्योंकि मेरे पास मास था और यहाँ पे स्टेप है मेरे पास, यानी 50 स्टेप चढ़ा है, और हर स्टेप की ऊंचाई दे रखी है, यानी सीढ़ियां होंगी, तो 10 सेंटीमीटर की सीढ़ी है, फिर आगे की सीढ़ी 10 सेंटीमीटर की, ऐसे 50 सेंटीमीटर चल रहा है। तो टोटल हाइट मैंने निकाल ली कि 5 मीटर वो चला होगा सुबह से लेके शाम तक, जो नहीं शुरू से लेके लास्ट तक। अब आप देखेंगे कि ना 10 सेंटीमीटर एवं सभी पायदान चढ़ने में उसने बस 5 सेकंड लिए। कितना टाइम लिया उसने, यहां मुझे एक चीज दे रखी है कि उसने ना टाइम लिया है कितना, 5 सेकंड का टाइम और ले लिया, यानी पूरा चढ़ने के लिए 5 सेकंड का टाइम। अब लड़के द्वारा उत्पन्न शक्ति क्या होगी, मुझे यहां पे शक्ति निकालनी है। भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास में पावर होती है, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कैसे पावर निकालेंगे कि मैंने एनर्जी थी ना मेरे अंदर, मैंने उस एनर्जी का यूज किया, कितने टाइम में किया है, ये क्या कहलाता है, पावर कहलाती है। हम कहेंगे मैंने ना इसको उठाया, कितने टाइम में उठा पाया, ये पावर है। मैंने अपनी एनर्जी का यूज किया, कितने टाइम में किया, ये पावर है। तो यहां पे मैं कहूंगा कि एनर्जी अपॉन टाइम होता है आपका पावर।
अब एनर्जी मेरे पास में कितनी है, तो कहेंगे सर एनर्जी मतलब मुझे मास दे रखा है, मुझे यहाँ पे हाइट दे रखी है, तो सर यहाँ पे ना mgh का यूज होगा, और टाइम मेरे पास में दे रखा है, तो मैं mgh अपॉन t नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर। m की वैल्यू मेरे पास में 40 है, ठीक है। g की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है भाई, होती है ग्रेविटी है, ग्रेविटी कितनी होती है, 10 होती है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे 10। और आपका हाइट कितनी है, 5 मीटर की हाइट निकली थी, और टाइम कितना है मेरे पास में, 5 सेकंड का टाइम है। अब आप कितना निकालेंगे, 5 से 5 कैंसिल, यानी 40 का 10 से हो जाएगा, तो 400 वाट का पावर है। यानी व्यक्ति के पास में जो पावर थी ना, वो पावर कितनी है, 400 वाट की पावर थी, और उस पावर से ही वो 50 सीढ़ियां चलते हुए चला गया, और उसने केवल 5 सेकंड का टाइम लिया। आंसर मेरे पास में निकल आया क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे यूपी पुलिस ने बता दिया है, और इसके अलावा पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम होता है। बहुत सही है यूपी पुलिस, और आंसर भी बता दिया है, सही आंसर दिया है। जान का भी आंसर सही है कि 6 का क्या होगा, 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरी आवाज जो है वो दीवार से भी टकराती होगी, और कहीं ना कहीं टकराकर वापस भी आती होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी साउंड जो है वो दीवार से टकराकर अगर वापस आ जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को किस रूप में जाना जाता है। तो राज फीलिंग जुड़ चुके हैं, आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है राज ने। चलिए देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। बेटा जब यहाँ पे मैं ध्वनि की बात करता हूं, तो ध्वनि जब चलती है तो कैसे चलती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ना वायु के कण पाए जाते हैं, हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास ना वायु के कण पाए जाते हैं, यानी गैसेस के कण पाए जाते हैं। जब मैं यहाँ पे वाइब्रेशंस देता हूं, आपके गले से क्या निकलता है, वाइब्रेशन। यहाँ पे कण जो है ना वाइब्रेट करने लगते हैं, और वाइब्रेट करने के बाद वो दूसरे कण से आगे टकराता है। इसी प्रकार से साउंड जो है वो ट्रेवल कर जाता है। अब आप कहेंगे क्या होगा इसका आंसर, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, यहां आप देखेंगे, चलो अगर ऑप्शन नहीं देख रहे हैं तो आप इसको ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। हम यहाँ पे ध्वनि की प्रतिध्वनि की बात करते हैं, यानी हम प्रतिध्वनि की बात करते हैं, इको की बात करते हैं। इको क्या होता है भाई, ये रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन ना इसके लिए ना कुछ दूरी निर्धारित है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन कब होगा, ये कहता है कि अगर आपको यहाँ पे इको सुनना है, अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना बस 17 मीटर से दूर ज्यादा होनी चाहिए, 17 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहां फिर बात होती है अनुरणन की। अनुरणन क्या होता है भैया, जब किसी ऑब्जेक्ट को ना नेचुरल फ्रिक्वेंसी दे दी जाती है ना, तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है, उसे कहते हैं अनुरणन। फिर सर परावर्तन क्या है, भाई यही है, साउंड जो है वो बाउंड्री से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाए, उसी को परावर्तन कहते हैं, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर सर लास्ट वाला भी बता दो भाई, अगर दो साउंड ओवरलैप होकर निकल जाएं, दो साउंड हैं वो ओवरलैप करके एक नया पैटर्न बना डालें, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस, उसे कहते हैं व्यतिकरण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई यूपी पुलिस ए नहीं होगा, सी आंसर होगा। राज फीलिंग भाई राधे कृष्णा जान रही, राधे राधे। फिर ठीक है आगे बढ़ो। बिना कंपन के ध्वनि गति नहीं कर सकती, भाई हमारे गले से भी तो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन ही तो निकल रहे हैं। हमारे गले से यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, उस वाइब्रेशंस की वजह से ही आपकी ध्वनि निकलती है। भाई अगर यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसे मीडियम की जरूरत होती है, और मीडियम कहाँ है, मीडियम आपके वायुमंडल में जो आपके छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, यही हमारे लिए मीडियम है, जो हमारी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या ये आवाज अगर ऐसा होता, अगर मीडियम की बात ना होती, तो मीडियम सूर्य पे और पृथ्वी के बीच में नहीं है, तो क्या सूर्य पे होने वाले विस्फोट हमें सुनाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहां पे कण नहीं है, और अगर कण नहीं है तो हमें सूर्य पे होने वाले विस्फोट नहीं सुनाई देते। सुनाई दे जाते तो आपके कान यानी सब बहरे होते, क्योंकि वहां विस्फोट ही कितनी तेजी से होता होगा। इसी वजह से यहाँ पे आपका जो है माध्यम की जरूरत होती है साउंड को ट्रेवल करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? जब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे समान रूप से सीधी सड़क, यानी अब क्या है, सीधी सड़क है, सीधा रास्ता मिल चुका है, और अब आपको क्या करना है, आपको दौड़ना है, आपको गाड़ी को चलाना है। अब क्या कहता है भैया, समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार। स्थिर गति का मतलब क्या है सर? भाई कांस्टेंट स्पीड है, यानी कार जो चल रही है ना, ये क्या है, ऐसे मान लीजिए कि मान लो मैंने बोला कि ये कार है, इस तरीके से चल रही है, इस पर कोई व्यक्ति, यहाँ पे कार, ये मान लो कार है, ये जो चले चले जा रही है, लेकिन ये जो है इस जगह से चली, यहाँ पे इसकी जो गति थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी, और इस जगह भी इसकी 40 मीटर पर सेकंड थी। ये दूरी के लिए इसने 5 सेकंड लिया होगा, लेकिन ये दूरी जो है इसने ट्रेवल तो कर ली, लेकिन 40 मीटर पर सेकंड के उससे चली है। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है? यानी वेलोसिटी कैसी है इसकी? मैंने कहा भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब क्या है? क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा? भाई एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है वेग परिवर्तन की दर। क्या कहलाता है एक्सेलरेशन? वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी में बदलाव होना चाहिए। अब यहां पे वेलोसिटी बदल नहीं रही है, 40 थी, 40 अभी भी है, कांस्टेंट रूप से चले जा रही है, चले जा रही है, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर होता है बी माइनस का यू अपॉन टी। बी कितना है भैया? 40 है। यू कितना है? ये भी 40 है। और टी कितना है? कितना भी हो, 10 भी ले लो, ये 10 सेकंड में इसने पूरा किया होगा। मैं कह रहा हूं यहां पे 10 सेकंड लगे होंगे इसको, तो 10 सेकंड अगर मैंने यहां पे लिए हैं तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि हमने 10 लिए, तो सर ये तो जीरो ही आएगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, तो कार का त्वरण जीरो है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि कार रुकी है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो कार रुकी हुई है। कार तो चल रही है लेकिन कांस्टेंट रूप से चल रही है, उसने गाड़ी में वेग परिवर्तन नहीं हो रहा, सेम स्पीड से चली जा रही है, तब एक्सेलरेशन जीरो होता है। यू पीपल, इसका आंसर ए है। राज फीलिंग्स कर रहे हैं, नो डाउट भैया ए सही है क्या? हाँ बिल्कुल ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाएंगे तो आप क्या देखेंगे भैया, हमारे यहाँ पे ना मछलियां पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं। मछलियां पानी में सांस लेती हैं, ये सबको पता है, आप क्या नया बता रहे हो भाई? उनको ना स्वास्थ्य के लिए ना कौन सी चीज ऐसी है जो मीजर करनी होगी, यानी समुद्री जीव हैं, उनके स्वास्थ्य का निर्धारण करना है, तो हमें किससे मापन करना होगा? हम कैसे बता पाएंगे कि इसके अंदर यानी जो मछलियां हैं वो सही हैं या नहीं हैं, या फिर वहां पे देख पाएंगे कि वहां का एटमॉस्फेयर सही है या फिर नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं इकोसिस्टम है, मराइन इकोसिस्टम कहलाता है, जिसे कहते हैं समुद्री इकोसिस्टम। अब वहां मुझे हेल्थ को चेक करना है। अब हेल्थ को चेक करने के लिए किसकी जरूरत होगी? आप बताएंगे सर कैल्शियम की जरूरत होगी। तो भाई कैल्शियम की अगर जरूरत है तो हम यहाँ पे हार्ड वाटर को मीजर करते हैं। कैल्शियम की मात्रा है तो हार्ड वाटर मीजर करते हैं। क्या यहाँ पे मछलियों का स्वास्थ्य पता चल पाएगा? नहीं। फिर आप कहेंगे सर मीथेन होनी चाहिए। भाई इनएरोबिक बैक्टीरिया निकलता है इसकी वजह से, ये भी नहीं होगी। फ्लोरीन होगा। सर फ्लोरीन तो टॉक्सिक होती है, ये हेल्थ का पैरामीटर हो ही नहीं सकती। इस फ्लोरीन की वजह से तो मछलियां मर सकती हैं। तो बचा कौन? ये ऑक्सीजन। भाई मछलियों को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है, घुलनशील ऑक्सीजन मिलती है, और यहाँ पे पानी में मौजूद ऑक्सीजन ही है जिसे मछलियाँ और जितने भी वहाँ के जानवर हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल है वो यूज करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट मैरिन इकोसिस्टम कहलाता है, यही है जो हेल्थ चेक करने के लिए काम आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो भी आप यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ जी रियाज फीलिंग, घुलनशील ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। भैया यहाँ भाभी कहाँ है, बताते रहो लेकिन बताते जरूर हो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या कहता है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? आप यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन की बात कर रहे हैं। भाई सबसे पहले अपवर्तन क्या होता है? सर ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा कि लाइट जो है ना,
यहाँ पर अलग अलग दिशा, जैसे लाइट की दिशा बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है सर? मैंने कहा कि हमारे ना पृथ्वी है, क्या है, मैंने बोल दिया कि सर ना यहाँ पे ना पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी के ना चारों तरफ में अब एक चीज नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि इस पृथ्वी के ना, हमारे पृथ्वी पर ना वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं। और अगर यहाँ पे परतें पाई जा रही हैं तो इनसे अगर प्रकाश आएगा, इनसे अगर प्रकाश आएगा तो हर प्रकाश आने पर क्या होगा, हर प्रकाश के आने पर ये परत जो है यहाँ पर डेंसिटी को अलग देखेंगे। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसका घनत्व सबसे ज्यादा, इसका घनत्व सबसे ज्यादा है तो ऊपर वाली का घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा, तो डेंसिटी इसकी कम है। अब आप बताओ यहाँ पे अगर प्रकाश आएगा तो क्या होगा? भाई एक चीज सोच लो, हमने एक वो क्वेश्चन पढ़े थे ना रिफ्रैक्शन के, जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल है, मैंने सब के लिए नॉर्मल इसी को मान लिया, नहीं नहीं इसका के लिए नहीं मानेंगे, ये नॉर्मल है। फिर मैंने कहा यहाँ पे भी नॉर्मल रखते हैं, फिर ये गति जो है वो यहाँ होगी तो यहाँ भी नॉर्मल रखते हैं। इस प्रकार से मैं तारे को चलाता हूँ। यहाँ पे क्या है, पहले आया कौन से, विरल माध्यम से, इसके बाद सघन माध्यम है, ये थोड़ा झुक जाएगी, फिर इसके बाद विरल माध्यम, फिर सघन माध्यम, फिर सघन माध्यम, सघन माध्यम, यानी लास्ट में जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में पूरी तरीके से बैंड हो जाती है। इसका मतलब है कि हर परत से आने पर डेंसिटी बदल रही है, हर परत में यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग है। तो हवा की परतों से जब ये गुजरेगी तो यहाँ पे होता है अपवर्तन, और वहां पे आपका एग्जाम्पल हो जाता है तारों का टिमटिमाता दिखना। क्या तारे वास्तव में टिमटिमा रहे हैं? भाई तारे टिमटिमाते नहीं है, तो फिर ये टिमटिमाते दिखते क्यों हैं? इस अपवर्तन के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ परतें हैं, हमारे ना वायुमंडल की परतें हैं, और इन पांचों परत में ना डेंसिटी अलग अलग है, और रेयर से डेंसिटी की ओर जाने पर प्रकाश की किरण है वो अविलंब की ओर झुकती है, और हर बार झुकती 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 हमारी आंखों में आती है तो हमें क्या लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। तो हमारा ये भी सही है, हमें तो गलत बताना ना। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना, बिल्कुल भाई, उसकी जो ऊंचाई होती है वो वास्तव में नहीं होती है, वो हमें दिखता ऊंचा है। चौथा है आपका कि आपको ना 2 से 3 मिनट पहले ही ना सूर्य की रोशनी दिखाई देने लग जाती। क्या रोशनी आ जाती है? नहीं, दिखाई देने लग जाती है। क्यों दिखाई दे रही है? वो आपके अपवर्तन के कारण दिख रही है, वो इस वायुमंडल के कारण दिख रही है। तो फिर सर ये लाल दिखाई देता है, लाल किस वजह से दिखाई देता है? ये अपवर्तन नहीं होगा भाई, ये अपवर्तन नहीं है, ये प्रकीर्णन है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर प्रकीर्णन का भी बता देते हो, बता देते हैं भैया। हमारे वायुमंडल में ना छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और जब प्रकाश की किरण इनसे टकराती है तो ये वायुमंडल में ना फैल जाता है। अब जब ये फैलती है ना प्रकाश की किरणें, तो ये अलग अलग रंगों में फैल जाती हैं, और इस अलग अलग रंगों में जो हमारी आंखों में आ जाता है हमें उसका कलर वही दिखाई देता है। भाई ऐसे कैसे कह सकते हो? ऐसे इसलिए कहते हैं कि सूरज लाल दिखाई देता है, बादल आपको वहां पे सफेद दिखाई दे रहे हैं, आसमान आपको नीला दिखाई दे रहा है, पानी आपको नीला दिखाई दे रहा है, कुछ टाइम बाद बादल भी लाल दिखाई देते हैं। क्यों? ये सब प्रकीर्णन की वजह से होता है, ये सब स्कैटरिंग की वजह से होता है। अलग अलग रंगों का दिखना सब स्कैटरिंग कहलाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? अरे मोरी मैया, गलत हो रहा, गलत तो होगा ही, ध्यान दिया ही नहीं है। 7 रंगों में विभाजन होता है तो बेटा प्रिज्म से होता है। जब हम यहाँ पे 7 रंगों में विभाजित करते हैं तो प्रिज्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिज्म की बात नहीं है। लेकिन ये जो है ना, अलग अलग 7 रंगों में विभाजित तो नहीं होगा, लेकिन 7 रंग जो हैं अलग अलग डेंसिटी में जाते हैं, अलग अलग यहाँ पे स्कैटरिंग हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। आप देखते हैं ना, नीले कलर का यहाँ पे ज्यादा रिफ्रैक्शन हो जाए, नीला कलर यहाँ पे पूरी तरीके से अगर ज्यादा फैल जाता है तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं ना तो बैगनी कलर होता चला जाता है, और थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो बिल्कुल काला दिखाई देता है जहां पे वायुमंडल है ही नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होता है, बिल्कुल सही राज फीलिंग्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है? मुझे यहाँ पे रासायनिक समीकरण बताना है जो संतुलित हो।
यानी एसिटिलीन की बात करनी है। अगर आप यहाँ पे एसिटिलीन को जलाएंगे आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है ये मुझे पता करना है। याद रखना, हमें अगर किसी भी चीज को जलाना होता है या फिर कहते हैं हाइड्रोकार्बन को जलाना होता है तो आपका हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल बाहर आता है, ये याद रखना। जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाएगा, अगर वहां पे जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेंगे। मेरे पास में क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का सर ये हाइड्रोकार्बन है, C2H2 है। अगर दहन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ में करेंगे और सर फिर बनेगा क्या, यही बनेगा जो बता रहा हूं, कुछ भी जला दो यही बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। भाई ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे आप ये एक बार नोट करेंगे कि अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि बैलेंस कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर बैलेंस कैसे करेंगे ये बता दो। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, एक, यहाँ पे कितने हैं, दो। मेरे को यहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मेरे को कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये आपके कार्बन कितने हैं, यहाँ कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 हैं। लेकिन कार्बन सर यहाँ पे 1 है। तो ऐसा करते हैं पहले कार्बन को बैलेंस कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा C2H2 प्लस O2 और कार्बन को बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। सर अब बैलेंस हो गया। भैया अब देखते हैं ना बैलेंस कैसे होता है। ये 2 हो गए लेकिन ऑक्सीजन 4 हो गए और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यानी 5 ऑक्सीजन की जरूरत है मुझे इस साइड के लिए। तो मैंने क्या किया, C2H2 के साथ में 5 ऑक्सीजन कर दिए और ये रिएक्शन मैंने ऐसी ही रखी 2CO2 प्लस H2O। अब सर यह सही हो गया है, भाई ये सही है, लेकिन मुझे अब बैलेंस कैसे करना है इसके अकॉर्डिंग करना है। ये कह रहा है 5 ऑक्सीजन होने चाहिए, इसमें 4 हैं, ये गलत हो गया। इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं, ठीक है। अब यहां पे इसने कहा कि ये 5 ऑक्सीजन है, लेकिन सर ये तो 6 और 2 12 ही हो गए, 5 दूनी 10 हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा यहीं से। यहां पे देखेंगे यहां पे 10 हैं और ये हो गए 4 से दूनी 8 और 2 यहाँ पे हैं और यहाँ 2 हैं, तो 8 2 10 ये तो हो जाते हैं। लेकिन कार्बन सर यहाँ पे 2 ही हैं और यहाँ पे 4 हैं। ऐसी स्थिति में ये गलत हो जाएगा सर, फिर ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देता हूं तो 2CH2 हो जाएगा, ये 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। सर फिर इधर क्या करना पड़ेगा, भाई कार्बन कितने हो गए मेरे पास, 4 हो गए, तो यहां भी मुझे 4 कार्बन ही चाहिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को देखोगे सर ये भी 4 हैं, यहाँ 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। हो गया कि नहीं हो गया, इस तरीके से ये हो जाती है कंप्लीट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत गंदी क्लास है। भाई हाइड्रोलिक प्रेस की बात करते हैं। आप यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस की बात करते हैं, आपको पता है ना 500, मान लो कार होती है सर, कार को उठाया कैसे जाता है, अगर कार पंचर हो जाए उस स्थिति में ना आप जहाँ जैक का यूज करते हैं, सर उसके अंदर होता क्या है, भाई उसके अंदर लिक्विड होता है, यानी वो एक प्रकार से हाइड्रोलिक प्रेस का एग्जाम्पल होता है। छोटे एफर्ट से बड़ा फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोटे एफर्ट से बड़ा फोर्स लगाते हैं। जब भी छोटे एफर्ट से बड़ा फोर्स लगाया जाएगा वो आपका पास्कल का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी पास्कल के सिद्धांत के अनुसार तरल पदार्थ में दबाव की जो तीव्रता होती है, ये तरल पदार्थ है, यहाँ पे मैं प्रेशर डाल रहा हूं ना, तो ये प्रेशर समान रूप से फैलेगा, और अगर समान रूप से फैलेगा तो क्या होगा, यहां फिर क्या कर देंगे, ये पार्ट जो है वो ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि पास्कल के सिद्धांत से छोटे एफर्ट से बड़े फोर्स लगाए जाते हैं, जैक का यूज किया जाता है। कोई भी कार उठानी हो या कोई भी आपको वस्तु उठानी हो तो हाइड्रोलिक प्रेस का यूज किया जाता है। आया समझ, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला का। डायमेंशनल फॉर्मूला इनमें से किसके अनुरूप है ये हमसे पूछा जा रहा है। आप यहां पे देखेंगे सर बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। क्या होता है,
बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ठीक है, कार्य का फॉर्मूले की बात करेंगे तो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी। चलो एक और चीज, त्वरण का फॉर्मूले की बात करेंगे तो त्वरण जो होता है ना, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। और वेग क्या होता है सर? वेग होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय। अब ऐसी स्थिति में मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे ना, आप कुछ चीजों को नोट करेंगे। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन पूरा दिया गया है, तो पहले अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। लेकिन सर यहाँ पे ना वेग है, तो इस वेग को यहां से निकाला जा सकता है, तो चलिए इस जगह से सॉल्व करते हैं। तो आपका वेग का निकलेगा, आपका वेग ये क्या है? विस्थापन है। विस्थापन यानी एक लेंथ होती है। जब भी किसी भी विमा को निकालना हो तो एम एल टी में रिप्रेजेंट करते हैं। एल से आपका लेंथ होता है, टी से आपका टाइम होता है, और एम होता है मास। तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। एक सॉल्व हो गया। अब आप देखेंगे एक्सेलरेशन में आप वेग को रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सर b का वैल्यू मैंने यहां निकाल लिया, तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है सर एल टी माइनस 1। सर फिर t की वैल्यू ये भी तो लगानी पड़ेगी। अब इस t को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? एल टी माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सेलरेशन का मेरे पास में निकल के आ गया। ठीक है, एल टी माइनस 2। अब आप निकाल लेंगे किसको? अब आप निकाल लेंगे एफ ए बराबर एम ए को। मास होता है एम, ए होता है क्या? ए एक का निकल के आ गया एल टी माइनस 2। तो इस प्रकार से एम एल टी माइनस 2 जो बनेगा वो आपका किसका निकल के आएगा? सर ये तो फोर्स का निकल के आया। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब इसको क्यों छोड़ दिया? यहां पे फोर्स की बात आती है तो इसको भी कर लेते। फोर्स बराबर निकल आया है हमारा एम एल टी माइनस 2, और d यहाँ पे क्या है हमारे पास में? ये d यहाँ पे एक प्रकार की लेंथ कहलाती है। तो आप यहाँ पे लेंथ को रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एम एल टू टी माइनस 2। ठीक है, तो मैंने सबकी विमाएं भी बता दी, सबको सॉल्व भी कर दिया। इस प्रकार से सैड बॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई सैड बॉय राधे राधे। इसी के साथ में आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कहता है इसको बताओ। यहां पे आपके सामने ना एक तरफ में हमें ना केमिकल दे रखे हैं, दूसरी तरफ में इनके फॉर्मूले दे रखे हैं। जब मैं यहाँ पे पीओपी की बात करता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, आपने देखा होगा जब हड्डियां टूट जाती हैं, टूटने के बाद में प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो क्या होता है? पीओपी होती है। जब आप दीवार पे कुछ बनवाते हैं तो वो क्या कराते हैं? आप पीओपी कराते हैं। तो यहाँ पे वॉल की फिनिशिंग करानी हो या फिर प्लास्टर चढ़वाना हो तो उस जगह पर पीओपी की जरूरत होती है। और पीओपी यहाँ पे जिप्सम से बनता है, और जिप्सम यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला ही नहीं पता, हम पीओपी बनाएंगे कैसे? तो जिप्सम को जलाने पर क्या होगा? यानी जिप्सम में यहाँ पे तो आप कहेंगे सर CaSO4 जो होगा, यानी इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास में जल की मात्रा ज्यादा होती है और पीओपी के पास में जल की मात्रा कम होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जल की मात्रा किसके पास ज्यादा है? तो जिप्सम के पास ज्यादा है, इसलिए CaSO4 2H2O जो है वो इसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने कहा जल की मात्रा इसके पास कम होती है, तो आप देख रहे हैं इसके पास आधा जल है, तो इसका हो जाएगा आपका सेकंड। विरंजक चूर्ण, इसे कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। जब यहां पे ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर आपका होता है CaOCl2 यानी 4 हो जाएगा। अब बुझा हुआ चूना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी CaOH का होल ट्वाइस, यहां पे बुझा हुआ चूना कहलाएगा। तो हमारा क्या है? सेकंड, थर्ड, 4 और फर्स्ट। तो सेकंड, थर्ड, 4 और फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15 पे। लोहे में जंग लग जाती है, आपने देखा होगा कोई भी लोहे की चीज है, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? तो आप देखते हैं ना लोहे के अंदर ना लाल टाइप का, भूरे टाइप का ना धब्बे टाइप के बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है? जब वो पानी के साथ में रिएक्शन कर ले, जब वो हवा से ऑक्सीजन को भी ले ले। पानी के साथ में
हवा के साथ में मिलकर ये क्या कर लेता है, एक लाल भूरे धब्बा रंग बना देता है और इसे कहा जाता है लोहे की जंग यानी रस्टिंग कहा जाता है। अब आप यहाँ पे बताएंगे कि ये कैसा परिवर्तन है, ये क्या भौतिक परिवर्तन है या फिर ये रासायनिक परिवर्तन है या ये विद्युत का परिवर्तन है। तो आप कहेंगे सर विद्युत का परिवर्तन कैसे हो सकता है, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे तो विद्युत परिवर्तन होगा, यहाँ पे तो आपका थर्ड तो होना नहीं है। रसायन परिवर्तन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर एक बार को ये जरूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोहा जिसे हम फेरस कहते हैं, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में पानी से भी हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे सर अब ये क्या बना देगा, ये हमारा फेरस ऑक्साइड बना देगा और यही होती है क्या, यही होती है रस्ट, यही होती है जंग। और यहाँ पर इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आपकी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। फिर भौतिक परिवर्तन क्या है भाई, ये रंग बदल देता है, ये किसी का आकार बदल दे तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। किसी के जज्बात भी बदल दे तो भी क्या है, ये आपका एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यूपी पुलिस का आंसर है और इसका जान का आंसर भी आ चुका है, राज फीलिंग्स का भी आंसर है, बहुत सही आंसर है, यानी रसायन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाई एड्स की बात हो रही है। अगर आप यहां पे अनसेफ सेक्स करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एड्स होने के चांसेस हो जाते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो भी एड्स होने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे अगर ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड से भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे सिरिंज किसी एड्स जिसके पास पहले से एड्स है उसके सिरिंज का यूज कर लेंगे तो भी होने के चांसेस बन जाएंगे। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं और आपको एड्स है तो भी ये क्या होता है, ये भी फैल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है हाथ मिलाने से फैलता है, नहीं, ये गले लगने से फैलता है, नहीं। तो आप यहाँ पे बोला क्या जा रहा है सर, एड्स के विषाणु ना किस पर हमला करते हैं, कौन सी सेल को टारगेट करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर वो HIV होता है ना, एड्स किससे फैलता है सर, HIV से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहलाता है ये। तो आपका जो है HIV है ह्यूमन बॉडी में किसी ना किसी सेल को टारगेट तो करता होगा। अब ये क्या चाहेगा कि मैं इम्यूनिटी को कमजोर करूं, मैं सामने वाले की इम्यूनिटी वीक कर दूं, तो जिसके क्या होगा, जिसे उसे वीकनेस फील होगी। तो आप यहां पे बताएंगे सर इम्यूनिटी इन चारों में से किसमें सबसे ज्यादा बनती है। तो आप यहां पे याद रखना कि ये हमारे पास WBC का एक प्रकार जिसे लिम्फोसाइड कहा जाता है, ये लिम्फोसाइड के अंदर CD4+ T हेल्पर होता है। ये एक प्रकार की सेल टाइप है जो सबसे ज्यादा टारगेट होती है, क्योंकि यही है जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को बनाए रखे है। इसके अलावा आपका मोनोसाइटोसिस की बात करते हैं, ये आपकी जन्मजात इम्यूनिटी की बात करता है। आप अगर न्यूट्रोफिल की बात करते हैं तो ये आपकी बैक्टीरियल फाइट से यानी बैक्टीरिया से लड़ने को, यहाँ पे अगर लड़ना है तो न्यूट्रोफिल आपका काम करता है। और आपको एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी से बचाने का काम कौन करता है, ये बेसोफिल करता है। और आपको इम्यूनिटी चाहिए तो इम्यूनिटी के लिए आपको लिम्फोसाइट काम करता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है राज फीलिंग्स। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। कभी कभी आपसे पूछा भी गया है कि यहाँ पे किस कलर की रिबन का यूज किया जाता है, तो एड्स से प्रोटेक्शन के लिए लाल कलर की रिबन का भी यूज किया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपका बना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। आपको पता है एक तरफ में हमारे पास में कुछ रोग दे रखे हैं और दूसरे रोग वाहक दे रखे हैं, और दूसरी तरफ में हमें क्या बीमारी हो सकती है उसके बारे में बताया है। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, मिलान करना है, हमें यहाँ पे इनको मिलाना है। भाई जो बिछड़े होते हैं उनको मिलाना होता है, यहाँ भी क्या है, ये बिछड़ चुके हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इनको ना मिलाना है। अब मिलाइए। सबसे पहला कहता है एनाफ्लीज मादा। भाई ये ऐसा मच्छर, ये मलेरिया फैलाता है और मादा लिखा है, तो काटने वाला कौन है, काटने वाला मादा होती है, और मच्छर में मादा भी काट रही है। तो आप यहाँ पे समझे, चाहे इंसानों की बात करें, चाहे आप यहाँ पे मच्छरों की बात करें, किसी की भी बात कर लें, मादा काटने पर लगी रहती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एनाफ्लीज जो है वो मलेरिया पर, यानी आपका ए का हो जाएगा 4। ए का क्या हो जाएगा, ए का सर हो जाएगा 4। ठीक है, तो मलेरिया का पता चल गया। आगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, क्यूलेक्स होता है, ये भी एक प्रकार का मच्छर है, और इसकी वजह से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं फाइलेरियासिस कहते हैं, यानी बी का हो जाएगा आपका 3rd। सर ये रेत मक्खी क्या होती है,
तो भाई रेत जो की मक्खी जो होती है ना मरुस्थल में ज्यादातर मिलती है, इसकी वजह से फैलने वाला रोग जो है वो काला जर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इस सीसी मक्खी क्या है, तो सीसी मक्खी जो है इसकी वजह से नींद की बीमारी होती है। ठीक है, जो रात भर सी सी करते रहते हो ना, वो मतलब क्या है कि इसी की वजह से नींद की बीमारी हो जाती है। तो आपका डी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब बताओ क्या बचा, 4312। और 4312 आपको किस में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 4312, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सी सी, भाई सी 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 कुछ ना करने की यार, राज फीलिंग कह रहे हैं मक्खी नींद की बीमारी। बेटा देख लो, अलोन गर्ल जुड़ चुकी हैं, काजू स्टडी जुड़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही आंसर दिया है। बेटा बहुत लेट जुड़े हो आप, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ, और एग्जाम में ना बहुत अच्छे क्वेश्चन से आज मैं लेके आया था, लेकिन आप लोगों ने उन चीज़ों को मिस कर दिया। बेटा जल्दी जुड़ जाया करो, 5 बजे ये क्लास होती है, आपको मैं बता चुका हूँ 5 बजे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। 5 बजे की ये क्लास आपके लिए बहुत खास रहती है, क्योंकि आप अगर ग्रुप डी को पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं ग्रुप डी हम तैयारी करें, हम चाहते हैं ग्रुप डी की प्रैक्टिस करें, ग्रुप डी के कैसे क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी के आंसर कैसे निकालेंगे, तो आपको इस क्लास से जुड़ना होगा बेटा। हाँ, किसी के भाई आ गए तो किसी के भाभी आ गई, वाह। मैं एक तरीके से यहाँ पे मैं मिलान करा रहा था, और मैं यहाँ पे रिश्ते भी बना रहा हूँ, देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। अब को पता है पोलियो बीमारी होती है। अब पोलियो जो बीमारी है वो इनमें से किसी ना किसी की वजह से होती है। आप याद रखना, आपको आंसर बताना है, मैं बता दूं, पोलियो जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को हिला के रख देता है। और नर्वस सिस्टम इन्फेक्ट अगर हो जाएगा तो आपका दिमाग भी कहीं कह सकते हो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे नर्वस सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ना पैरालाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरालाइसिस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लकवा कहते हैं। अब आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो पैरालाइसिस हो रहा है, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम इन्फेक्ट हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो हमारे अंदर कोई ना कोई वायरस एंटर कर गया होगा, और वो वायरस किसका है, वो पोलियो का वायरस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सर ये डीएनए का वायरस होता है या फिर आरएनए का, क्योंकि वायरस जो होता है वो डीएनए का होगा या फिर आरएनए का, तो याद रखना ये आरएनए वायरस कहलाता है, और आरएनए वायरस ही आपका यहाँ पे पोलियो का यहाँ पे लेके आता है। भाई क्या कह रहे हो, क्योंकि चलो आज की क्लास है, और आज की क्लास में आप लोग बहुत लेट आए, लेकिन ये क्लास जो है आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दिया है, और इसी के साथ में आपके सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। अब हमें जो यहाँ पे बढ़ना है तो वो मैं आपको थोड़ा सा अपना प्रमोशन करने के लिए बात करता हूँ। सबको पता है भाई हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा तो अपना भी प्रमोशन करेंगे ही, और एक प्रमोशन हमारा ये है कि हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाई एससी ऐप, और ये बाई एससी ऐप आपको यहाँ पे बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है। ऐसा प्रोवाइड कर रही है कि कुछ चीज़ें तो आपको फ्री में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको 99 में मिल रही हैं। अगर आप चाहें यहाँ पे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, आप अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको एक जगह पे मिलने वाला है मात्र 99 में। और ये आपको कहाँ मिलने वाला है, तो बाई एससी एप्लीकेशन पे मिलने वाला है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, रजिस्टर और लॉगिन कर लेंगे, और इसी के साथ में आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, और आपको 99 रुपए में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बेटा एक चीज बता दूं, कल के लिए हम एक ऑफर चलाने वाले हैं मात्र 11 रुपए में। भाई इससे सस्ता और क्या चाहिए, मात्र 11 रुपए में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इतने में आपको ना, हम जो टेस्ट सीरीज बांट रहे थे ना, अब 11 रुपए में आपको कोर्स दे रहे हैं। इससे ज्यादा, कहते ना माता का दिन है, और अगर माता का दिन है तो प्रसाद कितने का मिलता है, 11 रुपए का प्रसाद लिया जाता है। और ये 11 रुपए क्या माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। और इसी शुभ दिन पर, यानी इस महा दिन पर, संडे के दिन पर, हम आपके लिए महा धमाका लेके आए हैं। 11 रुपए में आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ना, तो कल आप हमारे साथ में 11 रुपए में कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको ये 599 मिलने वाला है। तो बेटा कल का मौका है, उठाना फायदा, ठीक है। अभी तक आपको 99 में दे रहे थे, अब 11 में देंगे, फिर उसके बाद देखना और कुछ सस्ता लेके आएंगे। यूपी पुलिस काजू भाई, सभी के लिए धन्यवाद। जो लोग आप जुड़े लेकिन लेट जुड़े, लेकिन फिर भी जुड़े, उसके लिए भी धन्यवाद भाई।
आगे बात करते हैं। आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है और ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद था, लेकिन आप नहीं जुड़ पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप बाद में जाके क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास रोजाना आपको शाम को 5 बजे मिलेगी, लेकिन सोमवार से शनिवार तक मिलेगी। संडे हमारी भी छुट्टी होती है, तो आप लोग अगर चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे प्रीवियस पेपर को देखकर, यानी प्रीवियस सेट को देखकर। इसी के साथ में आज की क्लास इतना ही। फिर मिलते हैं इसी टाइम पर सोमवार से 5 बजे। और अगर आप यूपीएसआई की जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में दोपहर 12:30 जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास इतना ही। फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।